हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सवाल यहीं से आते हैं। कहाँ से? स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जैसा कि पिछले पीसीएस के एग्ज़ाम में भी हमने देखा था। ठीक, तो ये दावे खोखले नहीं हैं, इसमें काफ़ी दम है। और आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिस आपको कराई जाती है इन मॉक सेशन में, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले सवाल की। क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी शेड्यूल हैं हमारे 12, उसको एक बार रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये मान के चले कि हर बार आता ही है, सिर्फ पीसीएस में ही नहीं, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है ना? तो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा की, वो किस में दी गई है? चौथी अनुसूची में, यानी कि 4th शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो चौथी अनुसूची से आ गया, लेकिन 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी एक बार रीडिंग मारने में। 12 की 12 अनुसूची एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक? प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है साइंस का। अग्निशामक यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन स्टेटमेंट, मतलब ये ऑप्शंस के हिसाब से इसका हो जाएगा दोनों सत्य हैं, और इसका सही एक्सप्रेशन करता है, यानी कि 102 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य नियंत्रण करना है, क्या है देखते हैं। ये तो हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसके द्वारा करी जाती है? आरबीआई के द्वारा। ठीक, इसी की तरीके से एक फिस्कल पॉलिसी भी होती है। क्या होती है? फिस्कल यानी कि राजकोषीय नीति। वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की, यानी कि भारत सरकार की। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य नियंत्रण करना है, क्या क्या? महंगाई, यस। ऋण में लागत, ये भी है, सही है। ऋण की उपलब्धता, ये भी ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर डी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य नियंत्रण करना है इन सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। क्लोरोफॉर्म के क्या उपयोग हैं? विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके रूप में किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, एज एन एनेस्थेटिक एंड एज एन पेस्टिसाइड? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? 1 and 2 ओनली, यानी कि डी। कीटनाशक के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश वीमर त्रिभुज में शामिल नहीं है? देखिए, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आपको पता ही होगा, जो कहाँ पर हुआ था, जो कहाँ का शहर है? जर्मनी का। तो ए तो होगा ही। स्पेन इसमें शामिल नहीं है। फ्रांस और पोलैंड तीनों शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। मैं चाहूँगा कि एक बार वीमर ट्रायंगल को एक बार पढ़िए, इसका पर्पस क्या था और इन 3 देशों ने मिलकर इसको क्यों बनाया है। ठीक है, तो स्पेन इसमें शामिल नहीं किया गया था। और आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मासिक बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा निधि योजना शुरू करी है? स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई सारी योजनाएं शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं, चाहे भले ही वो पॉलिसी किसी दूसरे राज्य की हो। ओके, ये जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे युवाओं के लिए चाहे किसी के लिए भी, वो उसी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा नहीं है। आंसर इसका है कर्नाटक। तो याद रखेंगे, युवा निधि योजना का संबंध कर्नाटक से है। ठीक, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल यानी कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था बीकानेर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है इसकी। बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता ही होगा क्या होता है। एआई की बात हो रही है। एआई अब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा पूरे दुनिया भर में, जब उसका ही यूज़ करने किया जाने लगेगा, तो हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की जो जॉब्स हैं उस पर खतरा मंडरा सकता है, इनफैक्ट मंडरा रहा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमको बताया है कि इस वजह से लगभग 40% नौकरियां जो हैं खत्म हो सकती हैं, उस पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एप्लीकेशन बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है मैनुअल काम करने वालों के लिए। कर्पूरी ठाकुर बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आ गया तो गलत नहीं होगा। आंसर इसका क्या है? बिहार। और हाल ही में इनको भारत रत्न की घोषणा इस साल करी गई है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस साल भारत रत्न दिया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सदा तकनीक भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जरा एक बार अभ्यास है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सदा तनसीक, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। स से सदा, स से सऊदी अरेबिया, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, सदा और सऊदी अरेबिया। आंसर क्या है इसका? बी, सऊदी अरेबिया। व्यवसाय करने में सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या है इसका मतलब? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, और कुछ बातें मैं लिख रहा हूं जिसके बारे में आप पता करेंगे, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इसमें फिलहाल आंसर क्या है इसका? 2, नंबर 2 पे है। आप मुझे बताएंगे नंबर 1 में कौन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट्स वाइज, और ये भी बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आप क्या बताएंगे? ईयर, कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। मतलब इस प्रकार का जो सूचकांक है इसकी शुरुआत कब हुई है और कौन सी संस्था इसको जारी करती है। जैसे कि नीति आयोग का नाम सुना होगा आपने, नीति आयोग भी कई सारे इंडेक्सेस जारी करती है राज्यों की परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो भी हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर है 2.4%, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में शामिल हैं? आंसर इसका है 8, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? जैसे कि आपने नोएडा, गाजियाबाद, इन सब का नाम सुना ही है, बागपत, सहारनपुर, है ना, हापुड़, मेरठ, ये सारे इनको भी शामिल कुछ हो चुके हैं और कुछ को किया जाना है, ठीक है। तो पता लगाइएगा कि एनसीआर में और कौन कौन से शहर शामिल हैं, यूपी के, हरियाणा के भी, ओके। साथ ही साथ मैं एक टर्म यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जिसके बारे में हो सके तो जानने की कोशिश कीजिए, आप मुझे बताइएगा और पढ़िएगा भी उसके बारे में। जैसे कि मैग्नेटिक काउंटर रीजन या मैग्नेटिक काउंटर एरिया क्या होता है, बताएंगे? मैग्नेटिक काउंटर रीजन या एरिया, काउंटर रीजन या एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक काउंटर रीजन क्या होता है, आप मुझे बताएंगे पढ़ के। इसका संबंध भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है, मैग्नेटिक काउंटर एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के बारे में देखिए, सही कथन चुनना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। वाह। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गंगा बलिया से होकर बिहार में प्रवेश करती है। मुझे ये तीनों स्टेटमेंट सही नजर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद एक बार मैप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से जा रही है, और आपको 28 जिले मिल जाएंगे। ओके, 2023 में 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है पुष्पा भारती ने। इनके उपन्यास का नाम प्लीज देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार जो पुष्पा भारती को दिया गया है वो किस उपन्यास के लिए दिया गया है या किस कृति के लिए दिया गया है? आंसर इसका क्या है? सी। एपेक का नाम सुना होगा आपने, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय, कोऑपरेशन सॉरी, का मुख्यालय कहाँ है? आसान सवाल है, इसका आंसर है सिंगापुर। या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, प्लस आपके लिए होमवर्क भी रहेगा साथ साथ, इसका गठन कब और किस लिए किया गया था। जीके की बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक। और गूगल तो है ही। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ गया है? काफी चर्चा में था मामला। आंसर इसका क्या है? डी, प्रयागराज। लेकिन गंगा नदी पे नहीं है, संगम से पहले है, यमुना नदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। 117 का जो क्वेश्चन है ये है, जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो प्रयागराज में है, लेकिन यमुना नदी में है,
ना कि गंगा नदी में। ठीक, संगम के बाद नहीं है, संगम से पहले है, याद रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये यमुना आई, इधर से क्या है गंगा आई, उसके बाद गंगा कह रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पर कहीं पर बनाया गया है क्या, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। अच्छा सवाल है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बना है? पहला देश बना है तो हो सकता है आ जाए। आंसर इसका है बांग्लादेश, काफी चर्चा में था, प्लीज हो सके तो याद रखिएगा। ठीक है, काला आजार पहला देश कौन बन गया, उसको समाप्त करने वाला बांग्लादेश। पता लगाइएगा कि काला आजार जो बीमारी है वो किस चीज की कमी के कारण होती है और इसमें होता क्या है। ठीक, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावा पेश किया है भैया? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा। 2036 की मेजबानी के लिए भारत ने दावा पेश किया है। आंसर इसका है सी, 2036। ल्यूपेक्स, इसरो और निम्नलिखित में से किसका एक कंबाइंड या संयुक्त चंद्र मिशन है? ठीक है, इसरो और इसका आंसर है जाक्सा। आ सकता है क्वेश्चन जाक्सा के बारे में। जाक्सा का है मतलब इसमें जापान और एसोसिएशन होगा शायद, इसका फुल फॉर्म होना चाहिए एसोसिएशन, एक्सप्लोरेशन एजेंसी होगा ये। ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, जाक्सा, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चंस भी एग्जाम में घूम फिर के आ ही जाते हैं। बायोलॉजी के किस रोग की वजह से, किस विटामिन की कमी से, किस कंपोनेंट की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, प्लीज़। ठीक है, इस बहाने कम से कम आप डिजीज़ के बारे में पढ़ तो लेंगे। ल्यूसेंट वाली किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो 121 का आप खुद देंगे इसका आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं ये। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 7 दिन का होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ड्यूरेशन है 20 दिन से लेकर 120 दिन का। तो इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली 1, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी शोधक कहा जाता है? पारिस्थितिकी शोधक जरा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इकोलॉजिकल क्लींजर, सफाई में लगा रहे, सफाई करेगा, इसे कहते हैं डिकम्पोजर्स। आसान सवाल है, डिकम्पोजर। 123 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बाकी विटामिन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल के अलावा और कौन कौन से सॉल्युबल में विटामिन घुल जाते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल कौन सा होता है, ये पढ़ लीजिएगा हो सके तो। आंसर इसका सभी है, इसमें विटामिन सी भी शामिल है वैसे। ठीक, तो 124 का क्या है, डी। 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। फास्फोरस शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, एक बार इंग्लिश में ही पढ़ेंगे इसको हम। सोडियम हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, राइट। फास्फोरस मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन द बॉडी। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स ये सारे स्टेटमेंट मुझे सही नजर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, डी होगा इसका राइट आंसर। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कहेंगे ना इसको, अच्छा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहेंगे। प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से किस बीमारी से टीके द्वारा बचाव किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज जरा रोक के देखिएगा इसको। इसमें 2 चीजें पता चलेंगी आपको कि ये प्रोग्राम शुरू कब किया गया था, ये पता लगाइए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर इसका है पोलियो है, रुबेला है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, हेपेटाइटिस इसमें नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या पता करना है आपको, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था और कौन कौन से डिजीज इसमें कवर किए गए थे। सिर्फ 3 ही नहीं है, और भी कई सारे हैं। हेपेटाइटिस नहीं है। ठीक, तो आप इन 3 रोगों के अलावा पता लगाएंगे कि इस प्रोग्राम में और कौन कौन से डिजीज को शामिल किया गया है, कवर किया गया है। 127, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू उत्पन्न करती है, यानी कि टीयर उत्पन्न करती है? ठीक है, कौन सी गैस, तो टीयर गैस फेंकते नहीं है दंगे को नियंत्रित करने के लिए, तो ये है लैक्रिमल। ठीक है ना,
लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। कौन सी ग्रंथि ग्रंथि आंसू उत्पन्न करती है? तो टीयर गैस जब फेंका जाएगा तो इन्हीं में से क्या होगा, इसमें ही से क्या निकलेंगे, आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथियां। सॉरी, मैंने दूसरा एक्सप्लेन कर दिया इस बारे में। इंटरफेरॉन किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो देखिए, हमारी बॉडी में भी कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमताएं होती हैं। तो ये लड़ता है, इंटरफेरॉन जो है विषाणुओं से लड़ता है, ठीक। कैंसर जैसे डिजीज के लिए भी प्रतिरोध तैयार करता है, सी। तो ये सब चीज़ें जिसकी कमज़ोर होगी तो बीमारी उस शरीर को लग जाती है। 128 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? कोशिका का पावर हाउस, एक बार इसको इंग्लिश में देखता हूँ। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। किचन ऑफ सेल लाइसोसोम, नहीं 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 नहीं। सोसाइटल बैग ऑफ सेल, ये ऊपर नीचे कर दिया है। लाइसोसोम होना चाहिए सोसाइटल बैग और रसोई होनी चाहिए प्लास्टिड। तो इसका क्या होगा, ओनली वन, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। फूलों को लाल और पीला रंग देने में मतलब कौन सा इसमें होगा, जैंथोफिल इसका आंसर होना चाहिए। XAN, हाँ ठीक है, जैंथोफिल इज द राइट आंसर। 130 का सी। रेड और जो येलो कलर आता है फूलों में वो किसकी वजह से है? जैंथोफिल की वजह से है। 131, हाल ही में समाचारों में देखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन नहीं जानता, काफ़ी चर्चा में था मामला। आंसर इसका है 2018, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है और SBI से कहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन अब तक हुए हैं उसके बारे में उनको बताना है। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हो सके तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया आपका कुछ रोग हैं जो प्लांट्स को लगते हैं, उससे आपको मैच करना है। मोजैक तंबाकू, ये मुझे याद रहता है हमेशा। A का 4, बस हो गया काम। A का 4, B का 1, रस्ट लगता है गन्ने में, और इसे कहते हैं रेड रॉट। रेड रॉट होती है किसमें? गन्ने में। अच्छा, रस्ट होती है कॉफी में, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर A, ठीक है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है, वैसे बहुत हैरान हो जाने वाला, हैरान करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अब ये देखिए, ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कुछ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में प्रैक्टिस करी जाती है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो मुझे याद आ रहा है, पुरुवा जो है झारखंड का है, तो B का हो गया 3। कोडू जो है आंध्र प्रदेश का, A का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, कोडू है आंध्र प्रदेश का, पुरुवा है झारखंड का, बेवर है मध्य प्रदेश का, पामलू है मणिपुर का। याद रखेंगे इस बात को। इसके अलावा भी कई सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम आपको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं, प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? आजमगढ़, काली मिट्टी, अयोध्या मूंज उत्पाद, जी नहीं। अयोध्या इज नोन फॉर गुड़, किसके लिए जाना जाता है? गुड़ के लिए, तो ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कई बार आया करता था हमारे टाइम पे, ठीक। आंसर इसका है 9। आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, और अक्सर रिपीट हो जाता है ये, ठीक है। 9th, औरंगजेब ने, अगला क्वेश्चन, प्रयाग शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। नो 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 नो, ये काम तो इलाहाबाद किसने किया था? अकबर ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। 2018 में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था, ये बात 100% सही है। नाम काफ़ी बदले गए थे इस बीच, आप देखते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 2। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विश्व एड्स डे 1 दिसंबर, बिल्कुल सही बात है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ये भी सही है। डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे वाले दिन डायबिटीज डे भी होती है। तो ये सारे सही हैं। 137 का डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना होगा, रुको मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा एक बार। इफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, व्हेन वेलोसिटी इज हाफ, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल्ड। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है भाई, दोनों सही स्टेटमेंट है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक। जब वेग आधा कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। बोथ आर करेक्ट, यानी कि A एंड B, 1 एंड 2। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके लिए छोड़ा है ताकि आप पढ़ें कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फटाफट पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका आंसर मुझे आप लोग बताने वाले हैं। 139 का आंसर आप देंगे। 140, ये है अच्छा क्वेश्चन, देखिए।
महिला आरक्षण के संबंध में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे संसद द्वारा 104वें यानी कि 4वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में कुल 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें एक नया अनुच्छेद 330A जोड़ा गया है जो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। ये बातें ठीक हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत आ रहा है। ये 104 ना होकर क्या होना चाहिए, ये 106 होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। बाकी दोनों क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट और है, रुकिए। महिलाओं को 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा। जी नहीं, 10 साल का नहीं है, इसमें 15 साल के लिए है। तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, गलत। ये कितना होना चाहिए, 15 साल। ये होना चाहिए 106। तो सही क्या है, 2 और 3। ठीक है। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 140 का आंसर है 2 और 3। कौन सा दिशा निर्देशक में शामिल नहीं है। विकसित भारत नाम की एक क्या है, दिशा निर्देशक नाम का क्या है, एक गाइडिंग फैक्टर्स हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कई सारे कंपोनेंट शामिल किए गए होंगे। सोशल जस्टिस होगा, बुनियादी ढांचा होगा, पॉपुलेशन के लिए भी बात करी गई है इसमें, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 141 का बी। 142, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखिए, भारत सरकार को कई सोर्सेस से इनकम मिलती है। तो जीएसटी से मिलती है लगभग 18%, यहाँ से मिलती है 19%, यहाँ से मिल रही है 17%, यहाँ से मिल रही है लगभग, जितना मुझे याद रहा, 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। काफ़ी देखिए क्लोज है, जीएसटी और अदर टैक्सेस। आंसर क्या है इसका, इनकम टैक्स। अच्छा सवाल है भाई। 143, 2023 में विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। इसके बारे में भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा कि इस इंडेक्स की शुरुआत कब हुई, कौन सी संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है, पहला स्थान किसका है, लास्ट स्थान किसका है। ठीक है। सबसे प्रसन्न देश तो आपको यूरोप के देश मिल जाएंगे, जो फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क वाले कंट्रीज हैं। ठीक है। तो इसमें फिलहाल आंसर क्या है भारत का, 126वां, काफ़ी पीछे है, उतने प्रसन्न लोग हम लोग नहीं हैं। ठीक है। 143 का ए। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति, रिपीटेड क्वेश्चन है आईएएस का। मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल आ चुका है ये क्वेश्चन, या तो पिछले साल आया है या पिछले से पिछले साल। आंसर इसका है जापान। ठीक है। 144 का बी। 9-9 निम्नलिखित में से किस जल निकाय से संबंधित है। काफ़ी चर्चा में रहता है। महासागर तो चर्चा में रहते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जो सागर है उसका नाम है साउथ चाइना सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, साउथ चाइना सी। हाल ही में घोषित भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के शहरों को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों में नामित किया गया है। मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, तीनों किया गया है। इसमें एक शहर और है जिसका नाम हमको पता होना चाहिए, वो वेस्ट में होना चाहिए, शायद नोएडा या गाजियाबाद में से एक हो सकता है। आप इसका पता करिएगा कि विदेश नीति में उत्तर प्रदेश के शहरों को निर्यात उत्कृष्टता यानी कि एक्सपोर्ट एक्सेलेंस सिटीज के रूप में इन तीनों में से क्या कोई और शहर है या नहीं। फिलहाल ये तीनों हैं, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान। मैप देखिएगा आप लोग, रशिया से अलग हुआ था 1991 में, और ये एशिया का क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। आंसर इज बी। कनहर बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है। तो कनहर बांध परियोजना जो है उसका संबंध सोनभद्र से है। कनहर नाम की नदी भी है, यानी कि रिवर है। कनहर रिवर किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। ठीक, किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी। कनहर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की, और सोन अल्टीमेटली किसकी है, गंगा की है। हो गया आंसर 148 का ए।
ठीक है। 149, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। लाल सागर क्या, आप अराल सागर, कैस्पियन सागर, इन सब के, ब्लैक सागर, इन सब के देश जितने भी आसपास हैं आज इसी वक्त देखेंगे आप, जब ये लेक्चर आप सुन रहे हों और इस क्वेश्चन में पहुंचे हों तब आप देखिएगा। कैस्पियन सी के आसपास जो देश हैं वो देखेंगे आप लोग आज ही, अराल सी के आसपास देखेंगे, ब्लैक सी के आसपास देखेंगे, 3 ये हो गए। रेड सी के आसपास और देखेंगे कि कौन कौन से देश बन रहे हैं, उसके साथ टच कर रहे हैं सीमा, प्लीज, ठीक है। ये सारे आप देखेंगे आज इसी वक्त देखेंगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन, नेवल एक्सरसाइज 123 भारत और, आसान सवाल है, फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है और कई बार रिपीट होता है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज भी देख रहिएगा हो सके तो, और संभवतः आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। थैंक यू।